अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। 8 तारीख को इलेक्शंस हुए और आज तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं, बल्कि 12 दिन हो जाएंगे आज रात 12 बजे। लेकिन अब तक ये जो आप स्क्रीन पे शेरवानी देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आज भी इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर आज़म साहब आएँ और मुझे पहन लें। और ये जो इसके साथ एक कुर्सी भी आप देख रहे हैं, ये कुर्सी वो है जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ रखते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं। ये कुर्सी भी इंतज़ार कर रही है, फ़र्स्ट टाइम इंतज़ार कर रही है कि कोई शख्सियत वज़ीर आज़म का ओहदा उसको मिल जाए, हल्फ उठाएँ और इस कुर्सी पे आके बैठ जाएँ, तशरीफ़ रखें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पाकिस्तानी अवाम ने सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट्स दे के जो मैंडेट था वो दे दिया। पाकिस्तानी अवाम ने बहुत इम्तहानात दिए और हमारी चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या फिर जो यहाँ पे हुकूमतें आई, उन्होंने बहुत इम्तहानात लिए अवाम के और दिखाई ऐसे दे रहे कि इस दफ़ा अवाम ने सियासी पार्टियों को, कायदीन को इम्तिहान में डाल दिया। भारत में 1990 में जो इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस और बीजेपी, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तान में रिवायती हरीफ हैं, इसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस भारत में रिवायती हरीफ हैं सियासी तौर पे। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की हिमायत की हुकूमत बनाने में। ऐसी क्या वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद ना तो सरकारी हतमी तौर पे नतीजा अब तक आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ना ही पार्टीज़, बड़ी पार्टीज़ मिल बैठ के किसी नतीजे पर पहुँच रही हैं। 5 इजलास हो चुके हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी कहती है वजारतें नहीं लेनी और नून लीग कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप शामिल ना हो, जिम्मेदारी ना लें। और लेकिन पीपल्स पार्टी ये भी कहती है वज़ीर आज़म बनाने के लिए हम आपकी हिमायत करेंगे। फिर गवर्नर भी मांग रही है पीपल्स पार्टी, फिर सदर की सीट भी मांग रही है। आज बिलावल साहब का बयान है, कहते हैं हुकूमत साजी के लिए नून लीग को अपनी शराइत पे वोट दूंगा। अब क्या ये डेडलॉक खत्म होगा या नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रोल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से दावा कर दिया कि हम वफाक में हुकूमत बनाएंगे, इसके साथ साथ 3 सूबों में ही बनाएंगे। मैं बानो कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फरहान चिश्ती साहब MQM पाकिस्तान और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जी वेलकम कहते हैं तमाम मेहमानों को। सरदार साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। सरदार साहब, बिलावल साहब का जो बयान है, सबसे पहले मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा। कहते हैं हुकूमत साजी के लिए नून लीग को अपनी शराइत पे वोट दूंगा, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी शराइत मानने के लिए तैयार है? देखिए, हमने तो जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बार बार कह चुके हैं कि जिस भी पोलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा अक्सरियत है वो हुकूमत बना सकते हो, तो अपनी हुकूमत बनाए। हमें तो हुकूमत बनाने की वो नहीं है कि हमने हुकूमत बनानी है, अगर किसी और पार्टी की हुकूमत बनती है तो बनाए। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। अब अगले चंद दिनों में आपने एक अच्छी खासी रकम अराउंड $26 बिलियन जो है वो आपने IMF की किस्त अदा करनी है। मुल्क के अंदर इसमें जो अनसर्टेनिटी है और जो इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, दोबारा फिर दहशत गर्दी अपने जोर पकड़ रही है। रोजाना किसी न किसी जगह पे हमले हो रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान की अफवाज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं रोजाना की तादाद में उनकी शहादतें हो रही हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो आप इंट्रो में भी अपने में बात कर रहे थे, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इसका को हल निकालें। अदरवाइज होगा क्या कि ये जो मुल्क है इस वक्त एक ऐसी कश्मकश में होगा और इस पे सबसे ज़्यादा जो पिछेगी वो पाकिस्तान की आवाम पिछेगी। देखिए, पाकिस्तान की आवाम ने जो मैंडेट दिया वो एक सेपरेट मैंडेट दिया है और उसमें किसी भी पार्टी के पास ऐसी अददी अक्सरियत नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी हुकूमत बना सके। तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि जितने भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है, चाहे MQM है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद अरकान इलेक्शन जीत के और वो आज या कल किसी और पोलिटिकल पार्टी में जम हो जाएंगे और उस पोलिटिकल पार्टी के बन जाएंगे मेम्बरान। इसी तरीके से बाकी भी मौलाना हुस्न मानसूर की पार्टी और जो छोटी पार्टियाँ उनके लोग इलेक्शन जीत के हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरी ये है कि अगर हम पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात करते हैं तो इसमें हुकूमत तश्कील दी जाए। ठीक है, अच्छा और इस आपका मौक़िफ़ वक्त आ गया। आपने कहा कि सारी पार्टीज़ को मिल बैठ के हुकूमत बनानी चाहिए और मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, जो हमारे मसाइल हैं, 78 ट्रिलियन की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, सारे मसाइल एक तरफ हैं, तो फिर नून लीग दिल बड़ा कर ले और बड़े मियाँ साहब जो हैं वो क्यों, जब उनकी मर्ज़ी का मैंडेट नहीं आया, मर्ज़ी का यानी कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर वो क्यों स्टेप बैक कर गए? उन्होंने क्यों छोटे मियाँ साहब को आगे कर दिया कि आप वज़ीर आज़म बने, क्योंकि मेरे मिजाज के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए तो मैं नहीं बनना चाहता वज़ीर आज़म, उनको बनना चाहिए वज़ीर आज़म,
और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी शराइत मान लें अगर वो नहीं रहना चाह रहे वजारतें? तो पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे पाकिस्तान के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया तो मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा। आपको पता मियाँ नवाज शरीफ साहब का जिस तरीके से तर्ज हुकूमत है, वो उनका तर्ज हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त रहा। 2013 से 2018 में जो परफॉर्मेंस थी, जो डिलीवरी है, वो आपके सामने है कि 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो उस वक़्त आपके सामने जो पावर फेलियर था, बिजली का जो लोड शेडिंग का था, 12,500 मेगावाट सिस्टम आई, बिजली आई सिस्टम के अंदर, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी पीक पे थी, उसको ख़त्म किया। सर वो ठीक है, मेरी गुजारिश ये थी कि मैं इसको रीफ्रेस कर देता हूँ सवाल को कि अगर नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि मुल्क के मफाद की खातिर, वसीतर मफाद की खातिर पार्टीज़ को मिल बैठ के हुकूमत साजी कर देनी चाहिए, तो आप पीपल्स पार्टी की शराइत मान लें, दिल बड़ा करें और हुकूमत बनाएं, चलाएं देखिए, निज़ाम। अभी तो इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो कमेटियां हैं वो बैठकी हैं, तश्कील दी गई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी बैठक हो रही है। सर्टनली जब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठेंगे तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये पॉलिटिकल पार्टीज वो हैं जिन्होंने पहले भी मिलकर हुकूमत बनाई थी और 16 माह की इस हुकूमत में सबसे बड़ा जो इस हुकूमत का पीडीएम की हुकूमत का कारनामा है वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था। ये दोबारा बैठेंगे, बैठ के मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा। लेकिन याद ये भी और रहे कि इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुँच गई थी, जीडीपी कहाँ पे आ गया था। मैं वापस आपकी जानिब आऊँगा। मैं बानो कुरैशी साहिबा, बताइएगा सबसे पहले तो अपने हल्के के जो आपका 151 का इलेक्शन हुआ है उसकी रुदात सुनाइएगा। जी, देखिए 151 का जो इलेक्शन हुआ है उसकी कहानी आप सबके सामने है। एक्चुअली यहाँ पे एक-एक चैनल एक ही चीज़ दिखा रहा था। एक वाज़ेह ट्रेंड था जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटरेस्ट में के हक में चल रहा था। जहाँ तक मेरे हलके का सवाल है वहाँ पर भी 55% जो रिज़ल्ट जब तक आ रहा था तो 16,000 के वोट से मैं लीड कर रही थी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि चलिए जी बाकी जो रह गए पोलिंग स्टेशन उनमें कुछ और नताइज आ गए। इसलिए मैंने 2 दिन चुपचाप बैठकर अपने सारे फॉर्म 45 जमा किए कि हो सकता है शायद हमें कोई गलतफ़हमी हो सकता है कि मैं हार गई हूँ ये इलेक्शन। अम, बहुत अजीब बात थी मगर हमने आई स्टिल सेड कि बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, अपना पूरा मुकम्मल कार्रवाई करते हैं पहले। तो मैंने सारे फॉर्म 45 इकट्ठे किए, उनको मैंने डिजिटाइज़ किया, उनको मैंने टैब्यूलेट किया और फॉर्म 45 के रिजल्ट जब हमने फॉर्म 47 से कंपेयर किए तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था, एक बहुत बड़ा तज़ाद था। और इसका मुझे खदशा या एक इंडिकेशन तब हुई जब मैं रात को कैंप ऑफिस जाने की कोशिश की मैंने 12 बजे मगर मुझे वहाँ तक रसाई ना मिली। मुझे पॉइंट ब्लैंक बताया गया कि मैडम आपके अंदर जाने के ऑर्डर्स नहीं हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। ठीक है। मैं जब 4 बजे सुबह के दोबारा गई कैंप ऑफिस और उस वक़्त मैं इसलिए अंदर गई बिकॉज़ मैं एक छोटी गाड़ी में गई, उन्होंने समझा एक पोलिंग ऑफिसर आया है। तो मैं अंदर जब गई और मैंने वहाँ पर स्क्रीन्स पे जो रिज़ल्ट आ रहा था वो देखा, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि उन स्क्रीन्स पे जो रिज़ल्ट आ रहा था उसमें मैं पहले नंबर से नंबर 3 पर आ गई थी और मैंने कुछ पोलिंग स्टेशन क्योंकि स्टेशन वाइज़ रिज़ल्ट था। जब देखा तो वहाँ पर जो वोट्स हैं, वो मुझे सही नहीं लगे क्योंकि कुछ स्टेशन जिनसे मैं खुद वाकिफ़ थी, जिनके फॉर्म 45 मैं देख चुकी थी, वहाँ पे जो मेरे वोट्स के नंबर्स थे, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। अगर मेरे 500 वोट्स थे एक स्टेशन पर, मगर पहले नंबर पे वो जमात थी जिसके 260 थे और दूसरी नंबर पे वो जमात थी जिसके 220 वोट्स थे। तो मुझे खदशा हुआ, आई केम होम, मैंने वो सारी तस्वीरें ली, मैंने एक-एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 के अगेंस्ट चेक किया कि क्या वोट काउंट था और उनमें बहुत सारी डिस्क्रेपेंसीज़ और इर्रेगुलरिटीज़ थीं। ठीक है, इसलिए मैंने 2 पॉइंट दिन टेकन। मुकम्मल की ये पूरी एक्सरसाइज़। ये आपके हल्के के हवाले से बात होगी। अब ये बताइए कि पाकिस्तान, आप 9 मई के जो वाक़यात थे उनको कंडेम करती हैं? अनफॉर्चुनेट जी, हम इवेंट्स थे? सब कंडेम ठीक है। करते हैं, अब हर सवाल पाकिस्तानी कंडेम ये है करता है। कि इस टाइम जो आपने अलायंस की है सुन्नी इत्तेहाद के साथ और इनकी रिजर्व हुँ, सीट्स हुँ। आपको मिल जाती हैं, साथ में पैरेलल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी गई है, दरख्वास्त डाल दी गई है। तो अगर कुछ टाइम के बाद फॉर इंस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप गवर्नमेंट बना लेते हैं और कुछ अरसे के बाद फैसला आता है आपके हक में और आपको रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी, क्योंकि आप लोगों का केस ये है कि हमसे बल्ला इंतखाबी निशान लिया गया था, पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, उस सूरत में आप फिर क्या उसी हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई से हुकूमत बनेगी, फिर क्या मामला होगा?
जी, इसके बारे में मैं कुछ कहना क़ब्ल वक़्त समझूँगी, क्योंकि ना मेरी सेंट्रल लीडरशिप में किसी से बात हुई है, ना किसी सीनियर पार्टी मेंबर से इस पे कोई गुफ्तगू हुई है, तो ठीक है, मैं इस पे जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। ठीक है। फरहान चिश्ती साहब, सुनने में आ रहा है कि एमकेएम पाकिस्तान को जी। बहुत तगड़ी वजारत मिलने जा रही है वफाक में, अगर नून लीग हुकूमत बनाने में इंशाल्लाह कामयाब होती है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी कब वक्त है चीज़ें बोलना, लेकिन मेरे कानों में भी आवाज़ें आ रही हैं और देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होप द के बेस्ट दौर में भी क्या वजारत होता है। आपके पास थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने बड़ा रिग्रेट किया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नून लीग भी रिग्रेट ना करे कुछ अरसे के बाद? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने कोई रिग्रेट नहीं किया था जब हमें वजारत दी उन्होंने। तो अब मैं क्या बताऊं कि बताएं पीटीआई ना ने वो सर, आप टाइम आपसे जानने के लिए तो आपको बुलाया प्रोग्राम में सर, बताएं। वो बेचारे ज़ख्मी हुए हैं सर वो। तो उनका असर में देखें, पीटीआई का जो उस ज़माने में 3.5 साल जब इन्होंने हुकूमत की, तो एक कोई सिस्टम ही नहीं था इनका। अब अच्छा, हम ब्यूरोक्रेसी का कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कहते हैं ना कि क्या कहूँगा, माता पिता आज़ाद थी, उसको अच्छा, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था मैकेनिज़्म जो प्रॉपर जो ब्यूरोक्रेसी का होता है जैसे पाकिस्तान बना है। तो ये 3 सालों में जो बिगाड़ हुआ, तो हमें बिल्कुल हमें हम समरियाँ बेचते, चीज़ें बेचते तो आप भी रुकती तो थी बिगाड़ का फिर आगे हिस्सा रहे प्राइम ना। मिनिस्टर अच्छा, हाउस में। एक कॉमन परसेप्शन भी एमकेएम कुछ समझ के हवाले नहीं से, आई। एक कॉमन परसेप्शन ये है कि जी एमकेएम हमेशा से जो भी पार्टी हुकूमत बनाने लगती है तो इक़्तिदार का मज़ा तो चखती है लाजमन। नहीं नहीं, देखें देखें, हम इक़्तिदार में जब भी आते हैं बेटरमेंट ऑफ अपने मुल्क के लिए आते हैं, चीज़ों के लिए आते हैं, लेकिन वही वाली बात है, फिर जाके ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं इन लोगों से, जैसे गवर्नमेंट बनाई पीटीआई के टाइम में, तो हम तो बड़े उम्मीद से आते हैं और लेकिन धोखा लोग कर जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने घेरा तंग किया है, इंशाल्लाह डिलीवर और अच्छा, बेहतर धोखा पीटीआई तरीके ने से किया या आपने किया करेंगे। था छोड़ के अलायंस? अलहदा तो आप हुए थे ना सर, नहीं ठीक नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, चले, अच्छा ठीक है। देखें अच्छा ये बताइए कि आप अगर एक सही सिनेरियो था। ये है कि अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का अलायंस हो जाता है, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आप भी उसका हिस्सा होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो दैट डज एग्जिस्ट, वो तो है ही है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है एमक्यूएम के मुकाबले में नून लीग के अलायंस में, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे, इख्तलाफात कैसे मैनेज करेंगे, जो कि मुझे दिखाई दे रहे बिल्कुल हैं? देखें। जी, नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब जब फेडरल में भी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह हमारे साथ होगी, हम उनके साथ होंगे, तो कोशिश ये रहेगी। हमें तो बड़ा वो अब ये होता है कि हमारा मेन पार्टनर तो पीपल्स पार्टी को होना चाहिए था, उनको हमारे साथ होना चाहिए था। बस किस्मत ऐसी कि हमें वहाँ जाके जो है ना हमें अलाइंस करना पड़ा, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन इंशाल्लाह अब मुल्क के लिए काम करना है, जो बिगाड़ हुआ है उसको ठीक करना है, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। पीपल्स पार्टी से भी हम वर्किंग अगर उसमें पीपल्स पार्टी और रहेंगे नून लीग का और अलायंस नहीं इंशाल्लाह हो से पाता, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का अलायंस नहीं हो पाता, तो फिर आप किस एक पार्टी के साथ जाएंगे? देखें वो तो कब्ल वक्त बात है, अभी इस देखते हैं कि क्या ठीक है, है, फिर उस टाइम कोई ठीक पॉलिसी है। अच्छा बनेगी इंशाल्लाह फिर देखें। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये फेलियर नहीं है हमारी सियासी पार्टीज की लीडरशिप का? क्या वो उन्होंने फोर्सी नहीं किया, बीइंग पॉलिटिशियंस उनको नहीं दिखाई दिया, उन्होंने इस ऑप्शन को सोचा ही क्यों नहीं? हालांकि छोटे छोटे थिंक टैंक्स अगले 50 साल की पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है? और हर शख्स डिस्कस कर रहा था। आप किसी रेडियो वाले से भी बात करें तो वो भी कहता था कि जी इस दफ़ा सारे मिल के हुकूमत बनाएंगे, कोई एक पार्टी हुकूमत में नहीं आएगी, कोई एक पार्टी ज़्यादा सीट्स नहीं लेगी। ये कॉमन डिस्कशन हो रही थी। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने फोर्स ही क्यों नहीं किया? और पहले से आप लोग अगर ये जो इस टाइम मुलाकातें हो रही हैं, 5-5 इजलास हुए हैं, नाकाम हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ आपके, ये ना होते? अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे में जो मामलात है वो नाकाम हुए। देखिए, ये डिस्कशन का मतलब यही होता है कि आप लाजमी नहीं है कि सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही सेटिंग में सारे डिस्कशन हो जाए।
आपके मामला इसी तरीके से सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और ये मामला डिस्कस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी वाले अपनी लीडरशिप के साथ लेकिन सर कथा कलामी के लिए माजरत, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जो आखिरी पांचवा जो इजलास हुआ ना मोस्ट रिसेंट इसाक डार साहब की रिहाइश गाह पे, वहाँ पे लास्ट सेशन में जो ब्रेक का वक्फा आया उस पर पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन वापस नहीं आया, वो चले गए ब्रेक से ही। तो इसका मतलब डेड लॉक है, डिस्कशंस जो हैं वो सूदमंद नहीं हो रही साहब। किसी ऐसे नुक्ते पे उनकी आगे फर्दर बात नहीं बढ़ी होगी तो सर्टनली उस नुक्ते पे आगे जाके फर्दर वो डेलिब्रेशन करेंगे अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ और फिर कल का आगे दोबारा बैठ जाएंगे। तो क्योंकि इसका वे आउट को निकालना है, ये तो हम नहीं कह सकते डेडलॉक होगा तो बस खत्म, आगे हुकूमत नहीं बनेगी, ये बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी पोलिटिकल पार्टी में यहाँ पे किसी को आइसोलेट नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है इस वक्त सबके अंदर ये सेंस प्रिवेल करती है, खासकर जो पीटीआई के अंदर एक मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो शायद इस वक्त इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और वो डटे हुए अपने इस मौके पे। मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत जरूरी गुज़िश्ता है। रोज़ जो हुमायूं साहब है पीटीआई के सेनेटर, वो उन्होंने तो कहा था कि तमाम पार्टी के साथ तमाम पार्टीज को मिलकर बैठना चाहिए इस मुल्क की खातिर, मैंने उनका ये मौक़िफ़ था। बहुत सारे लोग इस वक्त सीजन पॉलिटिशियन हैं जो समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखे, मैं टीवी की हर प्रोग्राम में जी जहाँ डिस्कशन हुई है मैंने हमेशा एक बात की है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो अल्टीमेटली पाकिस्तान को खुशहाल बनाए, पाकिस्तान को ताकतवर बनाए। बिकॉज हमारा जो दुश्मन है वो, लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है ना, अगेन कथा कलामी के लिए माजरत, यहाँ पे सवाल पैदा होता है आप लोगों ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे डिलीवर नहीं कर पाए, अवाम की चीखें निकल आई महंगाई से, बिजली के बिलों की वजह से, पेट्रोल पे लेवी 60 रुपये प्लस, बिजली फिर से महंगी कर दी, तो वो इसलिए क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो गई है। जी मेहरबान साहब, जी मैं आपका जवाब सुन लीजिएगा। आप हमेशा ये बात करके उसके बाद आप बात का रुख मोड़ देते हैं जी। आप ये क्यों नहीं कहते कि जो पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, जिस तरह के इनके एग्रीमेंट्स हुए थे, वो सारे ऐसे थे कि अगर उसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज खुदा ना खास्ता ठीक है, मैं इनका मौक़िफ़ ले लूं, फिर मेहरबान साहब आपकी तरफ आता हूं। जी सरदार साहब, मुझे बताए पाकिस्तान ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट उसके हाथ में था क्या? अगर आप उस वक्त के रेट्स ना बढ़ाते तो आपको आईएमएफ अग्री किस देता? उस वक्त आप डिफॉल्ट करने जा रहे थे। तो बहुत जरूरी उस वक्त जो हुकूमत थी, कौन सी हुकूमत अपना पॉलिटिकल लॉस करती है? हमने पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस किया, हमें पता था कि जो हम फैसले करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लॉस करेगा और हमें अल्टीमेटली इसको भुगतना पड़ेगा। आज वो बातें सच साबित हो रही है। हम भी तो चाहते हैं, तो हम कहते हैं ओके, इसमें जो भी जाता है, जिस तरह खान साहब जाते जाते पेट्रोल की प्राइस बगैर किसी डिस्कस किए, बगैर कैबिनेट की अप्रूवल के पेट्रोल की प्राइस नीचे गिरा दी और उसका भुगतना किसको पड़ा? आवाम को भुगतना पड़ा। तो ये कहना बड़ा आसान है कि जी आप लोगों ने बड़े गलत फैसले थे। हमें पता था ये हमें कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी और वो उस कड़वी गोली ने हमें, और अभी दोबारा आप कड़वी गोली के लिए तैयार हैं? बिकॉज फॉरेन से अब फिच एक इदारा है, उसकी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे गवर्नमेंट ना बनी तो आईएमएफ को जो अगला प्रोग्राम एक्सटेंड होना है उस पर बड़ा असरअंदाज होगा। आप लोग तैयार हैं? नून लीग तैयार है अगेन कड़वी गोली के लिए? बार कह रहे हैं जिसके पास इसका हल है। हमने तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार जिनके उनको कहा है कि आए हुकूमत बनाए, अगर आपके पास नंबर पूरे हो तो आए हुकूमत बनाए। अब सवाल ये है कि बनानी भी नहीं है, बनने भी नहीं दे रही। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान को बचाना, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा यही कहा है कि इस पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल तो क्या, हम अपना हर लॉस देने को तैयार है। इस वक्त जो भी होगा जाहिर बात है, पता दोबारा हमें कड़वी गोली निकलनी पड़ी तो अवाम पॉइंट टेकन, अवाम जी पॉइंट टेकन। जी ठीक है जी मेहरबान साहिबा, जी आप मुझे भी इतना टाइम दीजिएगा कि आई कैन एड्रेस एवरीथिंग। जी फरमाइए। ठीक है, जहां तक तो सबसे पहले एंड आई विल कम टू द इकोनॉमी एंड आप मुझे टाइम देंगे इकोनॉमी पे भी बात करने का और जो इन्होंने दावे किए उन पे भी बात करने का। मगर उससे पहले इन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि हुकूमत बनाना भी नहीं चाहते, बनाने भी नहीं दे रहे। नहीं जी, हम हुकूमत बनाना चाहते हैं सर, मगर ये जो आपने वोट का तकद्दुस पामाल किया है, ये जो आपने अवाम के वोट पर डाका डाला है, हम उसकी पहले गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर आप अवाम के जो सीटों पर डाका डाल के बैठे हैं और आए हैं और अपनी अक्सरियत वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वो डाका डाली हुई सीटें वापस दे देना तो हम आपके बगैर हुकूमत बना लेंगे। सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी इसी बात के हवाले से, लेकिन आप टाइम आप कहिए, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इरफान सिद्दीकी साहब का ताल्लुक नून लीग से ही है ना, शिकायत नून लीग को भी है। वो भी कहते हैं इंतखाबी अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं मुल्क व कौम की खातिर नताइज को तस्लीम कर रहा हूँ। तो ये तमाम पार्टियां गिले कर रही हैं। जी फरमाइए। क्योंकि इनको देखिए, ये स्टेटस को की पार्टीज हैं, ये बंदर बांट के लिए आते हैं इक़्तिदार की और सीटों की,
और मिनिस्ट्रियों की, तो इनके लिए उसको वो कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट। अगर पाकिस्तान फर्स्ट है और हमने पाकिस्तान को आगे रखना है, तो फिर क्यों ना लेवल प्लेइंग फील्ड के वक्त इनकी आवाज उठी? तब तो ये बड़े खुशी खुशी मजे लूट रहे थे। और इकोनॉमी पे आइए बात करते हैं कि दिवालिया होने वाला था। आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि ये ऐसी कोई बात नहीं थी, दिवालिया नहीं होने वाला था, आपने दिवालिया से नहीं बचाया, बल्कि आपके आने के बाद और क्योंकि आपने इतने पैर घसीटे आईएमएफ के पास जाने में, तो उससे दिवालिया जरूर हुआ। आपकी जो इनएफिशिएंसीज हैं, आपकी इनकॉम्पिटेंस से हम दिवालिये के करीब आए। और आज भी अगर आप पाकिस्तान की मईशत की हालत देखें तो IMF कहता है that the prospect of an inevitable default could trigger a devastating economic spiral and it is an inevitable outcome कि ये इकोनॉमिक डिफॉल्ट जो है हम इसके करीब तेजी से जा रहे हैं। और उस सब में ये सियासी हलचल जो इस वक्त मची हुई है इस मुल्क में, जो ये चिपटे हुए हैं उन सीटों को जो जिस पे ये जीते ही नहीं अच्छा, है। यहाँ पे और फिर एक माजिद सवाल के बनता साथ है फरहान कि चिश्ती पाकिस्तान साहब, तहरीक एक इंसाफ सेकंड, लेट जी मी जी कंप्लीट माय सेंटेंस। जी माजिद के साथ फरहान चिश्ती साहब, आप NA 250 से यहाँ पर जीत के बैठे हैं, मगर आप जीते नहीं हैं। आप भी जानते हैं। फरहान साहब जी, आपको वोट नहीं मिला क्या? कैसे इलेक्ट हो गए आप? बस ये अब इन्हीं से कहते हैं ना कि ख्वाहिशें लोगों की बड़ी थी, सोचें बड़ी थी, स्ट्रक्चर था नहीं, और पोस्टर्स और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे तो वाकई ये जीत रहे थे। हमारे लोग हैं, फरहान नहीं साहब जी अभी सर, भी आप हम नहीं, टेलीविजन अभी पे भी इंडिपेंडेंट जीत रहे पाकिस्तान थे। तहरीक इंसाफ के नहीं, नहीं, सपोर्टेड जो दिलों में इंडिपेंडेंट हम कैंडिडेट्स हैं हैं। उनकी तादाद आपको पता है सबसे ज्यादा है। PTV पे भी हम जीत रहे थे सर, सर वो PTV पे भी हम पाकिस्तान जीत रहे थे। जी मैं सबसे तादाद तो आपकी मैं लीडरशिप भी मैं मान जियो रही है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सर मान रही मैं है, नून लीग की नहीं लीडरशिप मान नहीं रही है। मैं मैडम बहन ने मेरी बात की जियो की, तो आप ज़रा जियो को देखिएगा, जियो में भी मैं जीत रहा था। देखिएगा, आपने जियो का हवाला दिया था तो आप देखिए उस चैनल में मैं ही लीड पे था। अच्छा, वैसे शुरू फरहान से। साहब ये जो इल्ज़ाम है ना MQM की सीट्स के हवाले से, और जो फौरी तौर पे आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई थी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम तराशी कर रही है, आपके जमात इस्लामी भी कर रही है। खैर, अच्छा, बात को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन, हमारे सरप्राइज साथ ही ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ ही रहेगा नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी फरहान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ फरमा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे जी थे। मैं बोल रहा था कि बहन ने मेरी बोला भाई वो जियो जो है बड़ा उस पे था, तो आप देख लें जियो पे, बहन देख लें, तो मैं लीड पे था जियो पे एंड तक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा जो एरिया है, कंस्टिट्यूंसी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 79,000 समथिंग वोट मुझे मिले। और आवाम अगर आप सर्वे कराएं, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स, पब्लिक, लोगों में जोश व खरोश, उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हम अब, हाँ, लोगों की ख्वाहिश कुछ और थी। अल्लाह मियाँ ने एक हमें जो मैंडेट हमारा खोया था, जो 2018 में हमसे छीना गया था। फरहान भाई, अच्छा, मेरी बहन को याद होगा फरहान भाई, 2018 में क्या फरहान हुआ भाई, था। मैं आपकी तरफ फरहान आता हूँ। भाई, मैं आपके उसका नंबर के आपको अपने वोट्स बता उसका देती हूँ। आपके वोट्स जो है ना जी फॉर्म जी 47 पे, नहीं वो है नहीं 70,925, मगर जी फॉर्म जी 45 जी पे जी माजर के बिल्कुल। साथ आपके वोट हैं 8,362। अच्छा, नहीं जी देखिए, हाँ, अब जी हाँ, Seriously? जी हाँ। अब मैं घर And it's अब different, नहीं, फरहान भाई, अब आप मैं मेरे क्या बड़े बोल भाई सकता हूँ हैं। अपनी मैं बहन बानू को, साहिबा, ये ऑथेंटिक अपनी फॉर्म बहन 45 को है, मैं ऑथेंटिक, क्या इस इज बात इट पे बोलूं? ऑथेंटिक? इनकी What is an देखिए अब inauthentic इसका Form इसका 45? तायुन Please कौन tell me. अच्छा करेगा? फरहान साहब, आपके पास इसका फॉर्म तायुन 45 कौन है? करेगा? आपके पास फॉर्म 45 है? जी जी होना चाहिए। जी 45 तो भी आप हमारे बताइए, पास, उस पे 47 भी हमारे डाल दें। पास। उस पे क्या वोट्स हैं? पब्लिक कर दें फॉर्म 45 अल्हम्दुलिल्लाह भेज दें सर, जी अभी जी WhatsApp बिल्कुल पे। चुप बिल्कुल कर जाएं। बिल्कुल पब्लिक हम जा रहे हैं। हमने तो आपने जो पर्टिशन दी थी हमने कोर्ट में कर दी है सबमिट, है ना, तो वहाँ से निकला के आप चेक कर सकती हैं, और हम इस पे भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए 2018 में हमसे मैंडेट छीना गया था, ये हमें सबको कौन मालूम चेक है। करने देता है?
ठीक है। अच्छा सरदार साहब, 2018 में हमसे छीना गया था ये मैंडेट, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंडेट दोबारा हमारे पास आ गया। हमारे लोग हैं और उनको पता है कि काम अपने ही लोग करते तो हैं। सर आप आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स 2018 पार्टी के आपके बाद सूबे की MLA पार्टी दिखे है, नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी। आपके सूबे की पार्टी है, आप उसके साथ क्यों नहीं मिल बैठ के अवाम की फलाह के नहीं लिए? नहीं और दूसरा सवाल हमारी ऐड तो कर लूं, क्या ख्वाहिश, गवर्नरशिप आप रखना चाहते हैं? बिल्कुल गवर्नरशिप तो बिल्कुल बिल्कुल और है, और इंशाल्लाह देखें गवर्नरशिप और का तो रहेगी। एक मैकेनिज्म है। पाकिस्तान जब से बना है, जब से यही है, तो बिल्कुल गवर्नरशिप है। और गवर्नर साहब बेहतरीन काम कर ठीक रहे है हैं आपके सामने। जी, ठीक है, मैं वापस ऐसा आता हूं। अवामी गवर्नर तो आपने कभी देखा नहीं होगा। जी ठीक है। अच्छा सरदार साहब, गवर्नर का जिक्र हो रहा है तो आपसे ये सवाल कर लूँ, वैसे थे पॉलिटिशियन, मैं आपको नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं सवाल कर रहा। ये जब पार्लिमानी निज़ाम है हमारे पास, तो फिर वहाँ पे सदर का ओहदा और गवर्नर्स के ओहदे, इनका मकसद क्या रह जाता है? करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा 5 साल में, मतलब इज़ इट नेसेसरी? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो सेरेमोनियल हेड्स हैं, और ये जब 18th अमेंडमेंट आई थी तो आपकी सारी पावर्स डिवॉल्व होके तो वो तो चली गई थी, आपकी सूबों को चली गई, और फिर बाकी जो डिपार्टमेंट उनको चली गई। सेरेमोनियल हेड है, तो ये किसी मुल्क की उसके लिए सेरेमोनियल हेड है। मेरा ख्याल इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। क्या और हमारा मुल्क पाकिस्तान अगर हाँ, तो स्विट्जरलैंड जैसी हमारी होती इकोनॉमी, तो फिर तो हम सेरेमोनियल ये हेड्स को अफोर्ड कर सकते थे। डू यू थिंक इनकी ये ज़रूरत है इन ओहदों की? ये बड़े लोगों ने दावे किए थे, जब हम आएंगे तो गवर्नर उसकी दीवारें गिरा देंगे, गवर्नर उसको बिल्कुल, हम आई यूनिवर्सिटी एग्री। बना देंगे। मेरा ख्याल ये आपके ऐसे इदारे हैं जिनको रहना चाहिए, उनको खत्म नहीं होना चाहिए। तो एक लंबी डिबेट है इस पे, और ये डिबेट की जा सकती, जितने भी डिबेट करना चाहे इस पे डिबेट की जा देखें सकती। ना, लेकिन अगर ये ओहदा मैं ना होता, अगर ये ओहदे ना होते, तो आज जब आपकी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तो पीपल्स पार्टी कैसे मांगती सदर की सीट? पीपल्स पार्टी कैसे मांगती गवर्नरशिप जब वो होते ही ना होने को होते? तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल इस वक्त हम आज एज ऑफ टुडे जो है हम उसकी डिस्कशन करें। अभी मेहर बानो साहब बात कर रही थी 2024 के इलेक्शंस की। आई विश कि जब 2013 में ये रोडों पे निकल आए थे और इनका 126 दिन का धरना, 35 पेंचर, और फिर पता नहीं कौन कौन से स्लोगन, फिर 2018 में जब सिलेक्ट वजीर आजम खुद उन्होंने डेस्क बजाए थे, और उस पर कुरैशी साहब भी डेस्क बजाने वालों में शायद उस वक्त किसी को पता ही नहीं लगा कि सिलेक्ट वजीर आजम कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, मीठा मीठा हापम तो कौड़ा कौड़ा थू थू वाली बात ना करें। जहाँ पे ये जीत गया वहाँ पे इलेक्शन ठीक है, जहाँ पे ये बुरी तरह हार गया वहाँ पे इलेक्शन रेगी है। वो नहीं तो जी मियाँ सर, साहब that's not- ने नहीं जी केपी से सर, जो सीट नहीं हारी जी है, तो नहीं जी मियाँ नहीं साहब ने जी भी सर। दरखास्त डाल दी। मैं बानो साहब आपकी तरफ आता हूँ। सरदार साहब, मियाँ साहब ने फिर मियाँ साहब ने केपी वाली सीट पे दरखास्त क्यों दी? जी या तो मेरा सवाल करके आप मेरा जवाब पूरा सुना अच्छा, जी कीजिए। जी मैं मैडम की बात, किसी की बात पे नहीं बोलता। या तो आप मुझे बताएं कि आपने सवाल दर सवाल कर दो, फिर मैं खामोश हूँ, आप सवाल कर लीजिए। सर जब आपके नाराज सारे सवाल हो जाए फिर मैं नहीं सर, आप मेरा नाराज जब हो, तक आप सवाल पर आप खामोश हूँ। फरमाइए, मैं अब सुन आप रहा बात कर, हूँ। जी आप बोलने तो देते नहीं है, जब बात करते हो दरमियान में ठोक सर, देते आप हैं। फरमाइए, सर आप फरमाइए। ठीक है। मेहरबानो साहब अब यही कह रही थी कि जी 2018 में आप किसी का मैंडेट चुरा के आए थे, रात को आपने आरटीएस बंद कर दिया, और फिर उसके बाद दसका के इलेक्शन में धुल की वजह से आपके जितने आरोप थे उनको आपने छुपा दिया, वो सामने आ गया। उसके बाद आप 2013 के इलेक्शन में जब आप बुरी तरह पिट गए थे और आपकी 34 सीटें निकली थी और पंजाब असेंबली के अंदर में बुरी तरह पिट गए थे, उस दिन आपका यही शोर शराबा था। मसला ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके की बनी वो आपके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज ये कहते हैं इलेक्शन के अंदर इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया, और जो मैं नारोवाल की बात करता हूँ, नारोवाल के अंदर हालांकि कार रैली पे सख्ती से पाबंदी थी। मैंने खुद देखा यहाँ पे पीटीआई के जो मेंबरान थे, पीटीआई के झंडे लगा के कार रैलियां कर रहे थे, किसी ने उनको नहीं रोका। वो आज कहें कि हमें इलेक्शन में किसने पार्टिसिपेट करना। आप मुझे बताइए, जब पंजाब असेंबली के अंदर सिटिंग स्पीकर पे क्या मेहरबानो उसको सपोर्ट करती है? उसको जो सिटिंग स्पीकर पे जितने कहते पीटीआई के मेंबरान ने लोटे फेंके और जो उनका हासिल किया बार, आपका किसी के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, आप लाख उससे इख्तलाफ करें, बट आपको ये हक किसने दिया कि आप खड़े होकर उनको मारना पीटना शुरू कर दे, और जो बंदा आपको अच्छा लगे आप उसको कहिए ठीक है, जिसके आपका अपना साथी आपको छोड़ के दूसरा दे आप उसको मारना पीटना शुरू मैं अब कर आगे चल सकता हूँ, अगर या मजीद आपने मौक़िफ़ देने, मैं आगे आपने मजीद मौक़िफ़ देना या मेहरबानो साहिबा की तरफ जाऊँ मैं? और दूसरा इनको किसने रोका है कि जाए, अगर लगता है कहीं पे इनका इलेक्शन पे वोट चोरी हुआ है, जाए, अदालतें आज़ाद है, ये बार बार जाते हैं, कभी ये हाई कोर्ट पेशावर जाते हैं, कभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद जाते हैं, कभी हाई कोर्ट लाहौर जाते हैं, जाए, इनके पास पूरा हक है। अगर ठीक है, पॉइंट टेकन। वक्त कम रह गया जी, मैं इनसे जवाब लेता हूँ। मेहरबानो साहिबा, इनका जो आपने जो जवाब देना वो दीजिए, लेकिन साथ में सवाल ये भी है, साथ मेरा सवाल भी है, वो काइंडली इसको मुझे सवाल ऐड करने दीजिए। वो सवाल ये है कि
क्या फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि इस दफ़ा फैसले पार्लियामान में नहीं होंगे, सड़कों पे होंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रही है उनके थ्रू या फिर इटसेल्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स नहीं मिलती हैं, उस सूरत में आप पार्लियामेंट में जाएंगे या फिर आप पार्लियामेंट का बायकॉट करेंगे? चूंकि जो लास्ट आपका फैसला था उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल आपके जो ओपोनेंट्स हैं सब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी सियासी गलती थी पार्लियामेंट से रिज़ाइन देना। जी, हम पार्लियामान में जाएंगे और हम अदालत में जाएंगे अपना इंसाफ लेने। अब जहां तक 9 मई का जो इनका बयानिया है, मुझे तो लगता है कि कभी-कभी, अब सबसे छोटी मैं हूं, मैं नौजवान सियासतदान हूं, मुझे लगता है मगर बच्चों से पाला हमारा पड़ गया, बच्चों का। जिस तरह की बचकाना गुफ्तगू होती है और जिस तरह की ये लेम आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड करते हैं, मुझे समझ नहीं आती बंदा क्या कहे, इसलिए मैंने इंटरजेक्ट किया। देखिए, हम सेट कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे और हम बहुत बात कर चुके हैं इस अच्छा, पे असल कि में हम सरदार साहब भी पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, जाएंगे क्रॉस और टॉक हो रही है, पार्लियामेंट मुझे के समझ नहीं अलावा है। ठीक अगर है, हम कहीं जाएंगे तो वो हम अदालतों में जाएंगे। हम अदालतों में गए हैं और जहां ठीक, तक ये 2013 और 18 का ओके, बयानिया लेकर आए हैं, अगर 2018 में मुतनाज़े थे हल्के, तो ये क्यों नहीं गए ईसीपी पे? ओके जी, रोंदी ठीक, तो ये मार रहे हैं, ठीक दे है। शुड हैव गॉन टू द भाई ईसीपी। आपने हम मेरे कर साथ चुके आपने हैं वक्त कम 2013 रह से। गया है, कि फरहान साहब से मैं आपने मौके मेरे साथ मेरे से फरहान साहब की जाने भी जाऊँ। फरहान साहब तो सोच रहे होंगे, आप आज फरहान साहब झूठ सोच रहे होंगे बोलेगा, कि मुझे पता नहीं क्यों बुलाया प्रोग्राम में। फरहान साहब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं भी बैठा हूँ प्रोग्राम में, मुझसे भी कुछ सवाल कर ले। मैं तो बहन को सुन रहा हूँ और आप 2018 महसूस हो रहे याद आ हैं, रहा है मुझे। आपका थर्ड जी, पार्टी बन के बिल्कुल महसूस हो रहे बिल्कुल हैं। आपस ये बात है, ऐसे ही हो रहा है कुछ। 2018 की याद मुझे आ रही है, वो टाइम मेरे आंखों में और जहन में आ रहा है, तो बस उसी का हुआ है। अच्छा, ये तो बताइए बहन फरहान कोई साहब, मसला आखिरी नहीं, सवाल, होती ये आखिरी चीज़ें। सवाल, आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम रह गया। वो सवाल ये है कि जी जी एमकेएम ने तो बड़े रोब के साथ बयान दिया था कि अगर मियाँ साहब को, नून लीग को हुकूमत के अलायंस की ज़रूरत है, वो हमारे पास आएँ, हम तो उनके पास नहीं जाएंगे। तो वो अगले दिन ही आप लोग आ गए जी लाहौर, जी वेरी नहीं नेक्स्ट डे। नहीं नहीं, देखिए देखिए हम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर ऐसा हमारी हुआ है अंडरस्टैंडिंग इनसे, सर, आप मैं बताता हूँ आपको। जी, नहीं नहीं, सगा सगा उसको देख के बात करें। ये हमारे पास आए थे कि 1.5 से 2 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब भी आए थे नहीं, मैं अभी और इलेक्शंस के बाद की 3 का बात कर रहा हूँ, वफ्द जो आया विनिंग था। स्पीच की थी ना मियाँ साहब ने, नहीं उसके नहीं, बाद बयान आया था। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी, नहीं नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले ही हो गई थी इनसे। हमने जो 18वीं तरमीम पे जो हमने शिरकत अपनी डाली थी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, बल्दियात के हवाले से, तो वो हमारी पहले ही अंडरस्टैंडिंग इनसे हो गई थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी इस पे। ठीक और है। अभी तो हम एक कहते हैं ना कि खैर सगाली के उस पे गए थे इनके पास, तो अच्छा, ऐसा नहीं है। अगर हमेशा अगर ही नून तारीख लीग रही है कि अगर हमेशा नून लीग आपको हमारे कोई पास भी ही लोग वजारत हैं। नहीं देती है, एमकेएम फिर भी अलायंस जी करेगी मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर? बिल्कुल, हमने हमने बिल्कुल, इसमें वजारतें हमें चाहिए भी नहीं। वजारतों के हमें ये इतना आपका ऑफिशियल लालच स्टेटमेंट भी है? नहीं। हम नहीं नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, वजारतें अगर हम लेते हैं तो बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, एक बहुत शुक्रिया जी। इसको किसी लड़ाई पे सर आने वक्त लगता है। ऊपर हो गया जी, बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी साहिबा, फरहान चिश्ती साहब और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ शामिल होंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, जुल्फ़िकार राहत एंड सीनियर तज़कियाकार एनालिस्ट हैं, और सरवर बारी साहब। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब और सरवर बारी साहब जी। वेलकम जी प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा, फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन की, उसका क्या बना, क्या अपडेट है? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी तौर पे सियासी अलायंस करने जा रहे हैं? और फिर उनका वो बयान जो कि उन्होंने कहा कि अब फैसले पार्लियामान में नहीं सड़कों पे होंगे, तो हर पार्टी गिला कर रही है, धांधली हुई है, नून लीग की क़यादत भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, और आपकी पार्टी भी। इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? हमने हुकूमत में शामिल होने का गुनाह अपने सर नहीं लेना, तो हम अपोजिशन में जाएंगे। और अपोजिशन में जब जाएंगे तो अपोजिशन में चूँकि हो सकता है वहाँ जो पार्टी हमारे साथ बैठी हो, फिलहाल तो ये तो नहीं है कि पीटीआई बैठेगी, लेकिन चलो अगर पीटीआई बैठती है तो ऐसी कोई हमारी ज़ाती लड़ाई तो है नहीं।
वहाँ अंदर हमारे क़ुर्बतें खुद बहुत हो जाएंगी बहुत सारे मौक़िफ़ में। उनका भी एक मौक़िफ़ है कि पार्टी में इंतखाबात में धांधली हुई है और हमारा भी एक मौक़िफ़ है। आपने जो दूसरी बात की कि अब ईवान नहीं मैदान सजेगा, तो उसकी एक वजह है कि हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत को खैराबाद कह दें। तो पाकिस्तान इनकलाब का तहरीक रास्ता इंसाफ बड़ा के लिए आसान। आपकी पार्टी में आपकी लीडरशिप के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई के लिए? हाँ, हाँ। मैं कहता हूँ कोई ऐसी हमारी ज़ाती लड़ाई तो नहीं है ना। हम पिछली बार जो उनके मुखालिफ थे, उनके लिए ठप्पे लगाए गए थे। तो हमने उस वक़्त भी कहा ठप्पे लगाने वालों के लिए कि आप गलत हैं। लड़ाई तो हमारे ठप्पे लगाने तो वालों से सवाल ये के पैदा साथ होता नहीं है, अगर जब था। आप अपोजिशन में बैठेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी बैठते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कहती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा होगा, उसको आप सपोर्ट करेंगे? वेल एंड गुड, क्यों नहीं करेंगे? ये तो हकीकत है। बल्कि अच्छा। मैं तो ये भी कहता हूँ, ज़ाती राय मेरी, पार्टी की नहीं होगी, कि अब भी अगर मुल्क का हुक्मरान पीटीआई को बना दिया जाए तो उनका हक तो बनता है। लोगों ने उनको वोट दिया है ना। फिर आपने उन आज़ादों की गर्दन मोड़ी है और बाजू मोड़ कर कहीं और भेजा है। लोगों ने उनको वोट दिए। जी अब ठीक है। लोगों की राय का एहतराम करो। पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो बैठ जाए अपोजिशन में पॉइंट और टेकन जी। मुस्लिम लीग भी बैठ जाए और हम ठीक भी है। बैठेंगे और पीटीआई को ठीक हुकूमत है, करने का आपका मौका दिया मौक़िफ़ जाए। आ गया। जी जब ठीक हम है। ये मैं मानते हैं कि पीटीआई को हुकूमत का मौका दें तो अपोजिशन लीडर कोई बात नहीं। जी ठीक है, मौक़िफ़ आ गया। बारी साहब आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाल दी है कि हमारी जो रिज़र्व सीट्स हैं वो हमें मिलनी चाहिए, बिकॉज़ बल्ले का निशान वापस लिया गया। पार्टी तो एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन इसके साथ साथ जिस पार्टी के साथ उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है, अलायंस किया है, वो सर वो भी लेना चाह रहे हैं रिज़र्व सीट्स। अब मुझे ये बताइए कि अगर इनके अलायंस के साथ इनको रिज़र्व सीट्स मिल जाती हैं और 6 माह बाद, 4 माह बाद कोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, उस सूरत में क्या होगा फिर? क्या ये इनकी रिजर्व सीट्स वापस हो जाएंगी, उनको मिल जाएंगी, क्या मामला होगा? देखिए, ये तो तहरीक-ए-इंसाफ वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या कोई बहुत माहिर हो, लेकिन ये कि ये मैं जो हमारा लॉ है रिज़र्व सीटों के बारे में, उसमें सुकम है। उसमें सुकम बहुत सारा है जो अब ज़ाहिर हुआ है कि ऐसी सूरत-हाल भी जन्म ले सकती है, जब आपने एक पार्टी का सिंबल तो छीन लिया है, लेकिन पार्टी अभी भी रजिस्टर्ड है। हाँ जी। तो अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो जाहिर है उसके साथ डाल दिया है कि वो जो रिजर्व सीटें हैं वो मिलेंगी उस पार्टी को जिसका सिंबल होगा। तो अब ये जो सुकम है इसको हमारी पार्लियामेंट ही दुरुस्त कर सकती है और तो कोई नहीं इसको कर सकता, या जो जिसमें इंटरप्रिटेशन जब है कोई पार्टीज एग्री करके चली जो जाएंगी तो। इंटरप्रिटेशन है कोर्ट की, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये होता है कि जो पार्टी रजिस्टर्ड है उसका ये हक बनता है, चाहे उसके कैंडिडेट जो हैं वो आज़ाद ही इलेक्शन लड़े, लेकिन तमाम कैंडिडेट्स ने जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे वो मैंने भी देखे हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिखा हुआ है। तो नाम तो मौजूद है, तो अगर नाम मौजूद है तो जाहिर है पार्टी तो बैन नहीं हुई, पार्टी भी एग्जिस्ट करती है। तो सीधी बात तो यही है कि जो है वो उनको उनकी जो तनासब से सीटें बनती हैं उनको दी जाए, लेकिन अब चूंकि वो हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और इसके अलावा दूसरी पार्टी जो जिसकी अपनी लिस्ट मौजूद नहीं है, उस पार्टी ने कोई जमा नहीं कराई, लिस्ट अगर करवाई और है उस पार्टी का सुन्नी तो इत्तेहाद का मसला ये है कि जो एक सीट है वो भी आज़ाद पे हासिल की गई है, उस पर भी हाँ, जो टेक्निकल आरा तो आ रही हैं वो ये है कि शायद मुश्किल हो रिजर्व सीट्स लेना। इसलिए आप देखें, अगर आप किसी माहिर को भी बुलाएंगे तो वो कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं आपको दे सकता, ऐसे कोई ही। जामे जवाब नहीं है, क्योंकि ये अब कोर्ट्स ने ही फैसला करना है और उसके बाद फिर जो पार्लियामेंट है वो उसमें जो है तो वो तरमीम करे और इसको ज़्यादा ज़्यादा प्रिसाइज और बेहतर करे। ठीक है। सरवर बारी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। जुल्फ़िकार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अवाम के बहुत इम्तिहानात हुए, सियासी पार्टियों ने भी लिए और हुकूमतों ने भी लिए। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम ने सियासी पार्टियों और उनकी आला क़यादत को इम्तिहान में डाल दिया है। उनको समझ नहीं आ रही कि कौन हुकूमत बनाए, कौन वज़ीर आज़म की शेरवानी पहने, कौन वजारतें ले, कौन ना ले। हर पार्टी जान छुड़ा रही है अपेरेंटली। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यानी ये जो कुर्सी है वो इतनी बेतुकीर हो गई है कि अब वो कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन असल चीज आप देखें कि 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो गिव अप किया,
जो स्पेस सियासतदानों की सरेंडर की, उसके नतीजे में ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की जो सूरत हाल है, ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के सियासतदान है, ये उनकी मेहरबानियों का नतीजा है कि आज प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठने को कोई तैयार नहीं, आज कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं। यानी इस सियासत और हुकूमत को और मुल्क को और पार्लिमानी सिस्टम को इतना बेतुकीर कर दिया गया है, इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो के ऊपर चली गई है। और साथ ही साथ बदकिस्मती से जब आप कहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं, हुकूमत लेने को तैयार नहीं, तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जिस तरह के इलेक्शन हुए, ऐसे इलेक्शन के नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसकी रिस्पेक्ट क्या होगी, उसकी ऑनर क्या होगी, वो पूरी दुनिया में किस क्रेडिबिलिटी के साथ जाएगा, वो पूरी दुनिया उसको क्यों रिसीव करेगी, क्यों इज्जत देगी। जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक मौजूदा नक्शा पूरी दुनिया के सामने एक एक सेकंड में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आज 2024 के अंदर है हम। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। मुफ्ती साहब, आप एक जीरक सियासतदान हैं, आप क्या समझते हैं, आपको क्या सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल करीब का दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का? अवाम परेशान है, जानना चाह रही है। देखें, मैंने तो इशारतन कह दिया कि आवाम की राय ज़रूरी होती है, वकी होती है और गहरी होती है। अब किसी की नाक के लिए और अना के लिए हम आवाम की राय को क्यों छोड़ देते हैं? ये सारा मसला इस पर बना है कि लोगों ने वोट एक आदमी को दिए हैं और उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो उसको तस्लीम किया जाए। इसमें कौम और मुल्क की वो बेहतरी तो है। ठीक है, आपको क्या अब दिखाई दे रहा है? क्या डेडलॉक खत्म हो जाएगा, पीपल्स पार्टी नून लीग का अलायंस हो जाएगा, गवर्नमेंट बन हाँ जाएगी? हाँ, ये तो हो जाएगा, ये तो अच्छा दोनों की मजबूरी है, वो तो हो जाएगा। अच्छा। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, आपके हवाले से कौम को बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती अक़लियत को अक्सरियत नहीं बनाया जा सकता और अक्सरियत को अक़लियत नहीं बनाया जा सकता। अगर मसनूई लोगों का इत्तेहाद होगा तो वो इत्तेहाद जो आगे चैलेंजेस हैं, कम से कम माशी और दिफाई चैलेंजेस, वो हल नहीं कर सकेगा। अब अगर आप बुरा ना इसको बनाए, इसी मैं एक तरह तय सवाल कर किया। लूँ, कता कलामी माजरत, एक सवाल कर लूँ, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है। जो आप जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स जो कलेक्ट होके आए, या बसीत पार्टी आप उनकी जो बात कर रहे हैं उनकी हिमायत में, तो मेरे जहन में अचानक से मौलाना साहब के वो बयानात वो चलना शुरू हो गए, मुझे याद आना शुरू हो गया कि वो जो पॉइंट टेकन। अब यहाँ पे अगला सवाल ये है, क्या हमारे सियासी रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए? क्या हमारे सियासतदानों को, कायदीन को जलसों में दूसरी पार्टीज़ पे कीचड़ उछालने के बजाय हम अवाम की बात करें और इंटेलेक्ट की बात करें और मुस्तकबिल की बात करें? तमाम सियासी पार्टी के कायदीन को, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है, चाहे वो नून लीग की क़यादत है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो आपकी पार्टी। देखो, जो गैर सेहतमंद रिवायात है उसको तो हर एक आदमी को छोड़ना चाहिए ना, और सेहतमंद रिवायत को आगे जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। तहरीक इंसाफ के आने से लड़कों में थोड़ी सी वो आज़ादी भी आ गई है, थोड़ी बदतमीज़ी भी आ गई है, एक शौर होता है। तो जैसे जैसे मिच्योर होता है आदमी, तो वो बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है ना। ठीक है, हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया तो फितरी तौर पर हम करीब होंगे। अब ये ठीक है, गुर्बत किस तरह गुजारेंगे 5 साल, तो ये जरा वो वक्त कबल बताएगा। अज़ब कीजिए। ठीक है, बारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो इकॉनमी तो है ही है, वो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, उनको फौरी तौर पे IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा दूसरा, अपेरेंटली? देखिए, पहली बात तो अभी जुल्फ़िकार साहब फरमा रहे थे कि ये जो लीडरशिप है उसका कोई तल्लक ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। उनकी सोच, विचार और जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत महदूद है, और महदूद इस हवाले से है कि हमें ओहदा कौन-सा मिलना चाहिए, हमारे पास पोज़ीशन क्या होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान में अगर इक़्तिदार में ये लोग आते हैं, इक़्तिदार बहुत ज़रूरी है, और एक आप लेके आते हैं, प्रोग्राम लेके आते हैं, आपका मैनिफेस्टो है, आपने उसको अनाउंस किया है, बड़े-बड़े अखबारों में इश्तिहार दिए हैं आपने, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन अभी तक मैंने ना तो किसी एंकर को देखा है और ना ही किसी पॉलिटिशियन को देखा है, ना ही किसी अखबार में ये छपा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत साजी के लिए, उसमें कौन-सा मैनिफेस्टो का पॉइंट है जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है या जिसके ऊपर एग्रीमेंट है। ना ही हमारा मीडिया हेल्प कर रहा है। वो भी मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारा मीडिया बाई एंड लार्ज बहुत ही ज़्यादा एलीट स्पेसिफिक है।
जो ठीक है। अशराफिया के हवाले से जो बातचीत है वो बहुत आगे जा रही है। लेकिन हुकूमत की फॉर्मेशन महज इक़्तिदार में आना नहीं है, महज ओहदा नहीं है, महज ये है कि कौन सा वज़ीर होना चाहिए, किसको वज़ीर दाखिला होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में फ़लाँ मसले हैं और उसके लिए बेहतरीन शख्स कौन हो सकता है। ठीक है जी। तो ना ही वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा, वो कौन सा प्रोग्राम लेके आएगा, इकॉनमी को कैसे उठाएगा, उस पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा पार्टियों के दरमियान। मुझे याद है कि जर्मनी में जब कोalition बन रही थी तो ग्रीन पार्टी की बहुत वाज़ेह पोजीशन थी कि ग्रीन इश्यूज़ के ऊपर, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ के ठीक ऊपर है। अगर जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं और जो सोशल डेमोक्रेट हैं वो एग्री नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। इसी तरह सोशल डेमोक्रेट बात करते हैं पॉइंट टेकन जी, वहाँ वक्त की खत्म हो वर्किंग चुका है। कथा कलामी के लिए माजरत। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आपका, जुल्फ़िकार राहत साहब और सरवर बारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।